वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले हैं मेंशन 24। शुरुआत में हम एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट अमृता को दिखाया जाता है, जो कि घायल हालत में खंडर मेंशन में पड़ी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी मैं इस मेंशन के राज का पता लगाने यहाँ पर आई थी, पर लगता है कि अब मैं खुद ही एक राज बनकर रह जाऊंगी। जिसके साथ ही कहानी कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ एक न्यूज के जरिए पता चलता है कि अमृता के पिता कालिदास, जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट है, वो कोई कीमती चीज लेकर देश से फरार हो गए थे, जिस कारण उन्हें सब गद्दार बोल रहे थे। अब कालिदास की पत्नी यानी कि अमृता की माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण अमृता जो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। इधर अमृता अपने पिता को यूं अचानक गायब हो जाने के पीछे का राज जानने में लगी हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता कभी ऐसी गद्दारी नहीं कर सकते। हालांकि मीडिया वाले उसे लगातार परेशान करते रहते हैं। तभी अमृता को हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहाँ पहुंचने पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि आपकी माँ पर ट्रीटमेंट पर कोई असर नहीं हो रहा है। हो सकता है कि घर के माहौल में वह ठीक हो जाए, इसलिए आप उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर रखिए, फिर पता चल जाएगा कि ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। फिर अमृता बिल्कुल ऐसा ही करती है, यहाँ तक कि उसने घर में अपनी माँ की देखभाल करने के लिए एक नर्स को भी रखा था। अब अमृता कालिदास की बहुत जयप्रकाश से मिलने जाती है, जो कि एक तरह से अमृता को ये कहते हैं कि तुम्हारे पिता कोई कीमती चीज लेकर भाग चुके हैं। तुम समझो या ना समझो, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो कि तुम्हारे पिताजी गद्दार हैं। अमृता फिर कहते हैं मेरे पिता गद्दारी नहीं कर सकते और मेरे पिता को आखिरी बार एक खंडर मेंशन में देखा गया था, तो लोगों से पूछता पता चला। ये बात सुनकर जयप्रकाश थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वो अमृता से कहता है कि भला वो वहाँ क्या करने गए थे, तुम लोगों की बातों पर विश्वास बंद करो, ठीक है। और वो कहते हैं कि वहां पर जो कोई गया है तो वो कभी वापस नहीं आया। मगर अमृता इस सिलसिले में सीधा पुलिस से मदद मांगने पहुंच जाती है। वो चाहती है कि पुलिस उसकी मदद को उस मेंशन से जाकर ढूंढे। यहाँ पर भी मेंशन का नाम सुनते ही पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं और उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। तभी एक कांस्टेबल अमृता को उस मेंशन का पता देता है, जो कि पहाड़ी के एक सुनसान इलाके में साथ है, और वो अमृता से कहता है कि वहां तुम संभल कर जाना। इसके बाद अगले सीन में हम अमृता को उसी मेंशन के सामने देखते हैं, जहाँ उसे कई सारी चीजें अजीब दिखाई देती हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई रिचुअल वगैरह, कोई आत्मा, और वह डर के माहौल के देख कर थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वैसे दोस्तों, क्या आपके गांव में, शहर में, मोहल्ले में कोई ऐसी जगह है जिसमें आप खंडर में गए हो और आपको डर लगा हो? कमेंट्स करके जरूर बताना। फिलहाल कहानी में आगे अमृता मेंशन में न जाके पास ही में मौजूद एक गार्ड रूम में चली जाती है। हालांकि वो हैरान है कि इस खंडर की रखवाली के लिए गार्ड की जरूरत भला क्यों है। इस पर गार्ड अमृता से कहता है कि विक्रम बेताल में बेताल हर बार विक्रम से इतने सवाल शायद इसलिए करता था क्योंकि शायद उसे कुछ और भी जानना था। फिलहाल तुम यहाँ बताओ कि यहाँ पर क्यों आई हो। अमृता जवाब देती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और यहाँ पर इस मेंशन की हिस्ट्री के बारे में जानने आई हूँ, ताकि उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख पाऊँ। गार्ड उसकी ये बात सुनकर कहता है कि तुम्हें इस मेंशन के बारे में जानने के लिए इसमें घटी कुछ कहानी सुननी होगी, जिससे पहली कहानी है रूम नंबर 504। इस कहानी में हमें एक राइटर को दिखाया जाता है, जो कि किताब को शांति से लिखने के लिए इस मेंशन के रूम नंबर 504 में आया था। राइटर का नाम है चतुर्वेदी, जो कि अपनी बीवी और बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। खासकर बच्चों से तो उसकी अलग ही खुन्नस होती थी। फिलहाल अपनी बीवी को उल्टा सीधा बोलकर जैसे ही वो उधर से चला जाता है, तो उधर से वहां से बच्चे किसी की आवाज आती है। अगले ही पल उसका टाइपराइटर खुद ही बखुदा नीचे गिर जाता है। फिर जाते हैं रूम नंबर 404 में, बच्चे होते हैं। तुम ज्यादा शोर ना करो। अब ये सब देखकर चतुर्वेदी को लगता है कि उसका दिमाग ना खराब हो जाएगा, इसलिए वो पास ही के मेडिकल स्टोर में दर्द की दवा लेने जाता है, जहाँ पर एक सपना नाम की एक लड़की होती है। उसी वक्त वहां पर एक और आदमी आता है, जो कि सपना को एक लिस्ट देता है, जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की होती है। अब ये सब यहाँ तो नहीं मिलता, तो सपना उसे बताती है कि तुम यहाँ बगल वाली दुकान है ना, उस पर मिल जाएगा। फिर उसके जाने के बाद सपना चतुर्वेदी को भी दवा दे देती है। जिसके बाद जब चतुर्वेदी घर वापस आता है, तो देखता है कि उसका टाइपराइटर नीचे पड़ा हुआ है और उसे फिर से किसी बच्चे की आवाज आती है, पर उसे कोई दिखता नहीं है। उसी वक्त अचानक से उसका टाइपराइटर अपने आप लिखता है, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। अब उसको भी देखकर बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है। तभी चतुर्वेदी को एक बच्चे का जूता मिलता है। जब उसे लगता है कि ये रूम नंबर 404 में रहने वाले किसी बच्चे की शरारत होगी, जहां जाने पर उसे उसी जूते का दूसरा पेयर भी मिल जाता है, और वो देखता है कि हाँ, पक्का ये लड़का शरारत कर रहा है मेरे साथ। चतुर्वेदी दरवाजा खटकाता है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। इसी दौरान एक रूम में से प्रेग्नेंट लेडी बाहर निकल जाती है और शोर करने के लिए चतुर्वेदी को मना करती है कि तुम धीरे धीरे बोलो, ज्यादा शोर मत करो। लेकिन मन ही मन चतुर्वेदी बोलता है कि एक और बच्चा इस धरती पर अशांति भंग करने के लिए आ रहा है। फिर चतुर्वेदी को 404 के बाहर एक बच्चे के जूते से भरा रैक दिखाई देता है, जिसके सारे जूते वो पॉलिथीन में डालकर कचरे में फेंक देता है, ताकि उन बच्चों को सबक दे सके। और फिर वह अपने कमरे में वापस चला जाता है। इधर एक अजीब सा दाढ़ी वाला आदमी रूम नंबर 404 में
बच्चों की आत्माओं को देखकर हंसते हुए उनसे कुछ बातें कर रहा था, और जिससे पता चलता है कि वो सारे बच्चों की आत्माओं को चतुर्वेदी के सामने देखते हैं, जिसमें से एक बच्चे की आत्मा चतुर्वेदी का काम तमाम कर देती है। अब इस कहानी को सुनाने के बाद गार्ड अमृता से कहता है कि तब से चतुर्वेदी को किसी ने नहीं देखा, ना ही कोई उसके बारे में कुछ जान पाया। अमृता कहती है कि चतुर्वेदी असल में अपनी ही बीवी और बच्चों से सख्त नफरत करता था। उसे फीडो फीले पे चला गया होगा शायद, और आज तक उसने किसी से कोई भी संपर्क नहीं किया होगा। ये कहानी तो बस लोगों ने बना ली होगी, कोई भूत जैसा कुछ नहीं होता। और इतना उसको समझाने के गार्ड उसको बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अमृता मानने को तैयार ही नहीं होती, और अमृता चुपचाप से वहां से चली जाते हैं, और अमृता को गार्ड देखता ही रह जाता है। ऐसे फिर अगले दिन जाकर अमृता अपने सोने की तैयारी करती है, जिसको देखकर वो एकदम जाके लेटती है, तो एकदम देखती है कि बच्चे, उसको सपने में बच्चे दिखाई देते हैं। एकदम से उठकर बैठ जाती है। अपनी माँ को देखने के बाद वो दोबारा उस गार्ड के पास जाती है, जो अमृता को रूम नंबर 203 की कहानी सुनाना शुरू करता है। इस कहानी में इस सपना नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे हमने पहली कहानी में के दौरान देखा था। सपना की बात करें तो उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। जब उसकी माँ का फोन आता था तो हम उसके बीच की बातों से हम जान पाते थे कि जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तभी सपना के पिता अपने परिवार को छोड़कर भाग गए थे, जिस सच्चाई को उसकी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया था और अपनी बेटी को बड़ा किया था। मगर सपना की सोच वैसी नहीं थी। उसे जो भी चाहिए थे वो किसी कोई भी कीमत पे हासिल करना चाहती थी। सपना का किसी लड़के से पिछले 7 सालों से अफेयर चल रहा था, जो बात उसकी माँ को भी पता थी, और यही वजह थी कि सपना अपनी माँ से अलग इस मेंशन में रहती थी। इसी दौरान हम रेडियो में एक खबर चलते हुए सुनते हैं, जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक आदमी अपनी पत्नी और 7 साल के बच्चे को मारकर फरार हो गया। इसके बाद सपना अपनी फार्मेसी के काम पर जाती है, जहाँ हमें वही सीन दिखाया जाता है। अब चतुर्वेदी उससे दवा लेने आया था, वहाँ सपना को उसके बॉयफ्रेंड का फोन भी आता है। वो सपना से कहता है कि आज शाम मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ये बात सुनकर सपना बड़ी खुश हो जाती है कि चलो थोड़ा एंजॉय होगा। इसी दौरान सपना के साथ काम करने वाली एक औरत उसे कहती है, क्या तुम फालतू की गोलियां खाती रहती हो? तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं मान लेती हो? उस शादीशुदा आदमी को छोड़ दो, जिसके चक्कर में तुम हमेशा इतनी टेंशन में रहती हो। दरअसल एक समय जब सपना ने अपने बॉयफ्रेंड को उसकी पत्नी को मार देने के लिए बोला था, पर उस वक्त उसने सपना की बात नहीं मानी थी। उसी वक्त अचानक से सपना देखती है कि सामने से उसकी जो वर्कर है अपने फोन पर बात करते हुए चली आ रही है। अब अगर वो अभी आई है तो सपना सोचती है कि मैं अभी तक इससे बात कर रही हूँ, तो और अब शाम को सपना के पास उसका बॉयफ्रेंड आता है, जिसको देखकर वो काफी खुश होती है, पर वो साथ में टेंशन में भी नजर आती है। फिलहाल दोनों कुछ देर में रोमांस करने के बाद सो जाते हैं, और बीच रात में सपना को ऐसा होता है कि जैसे उसके घर में कोई और भी है। वो देखने के लिए बाथरूम में जाती है, जहाँ उसे कोई नहीं दिखता, और यहाँ सपना काफी सारी गोलियां लेने के बाद सो जाती है। अगले ही दिन सपना जब फार्मेसी में जाती है तो वहाँ कुछ पुलिस वाले उससे पूछताछ करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें सपना के बॉयफ्रेंड की तलाश होती है, क्योंकि उसने अपनी बीवी और बच्चे को खून कर दिया था। उसके बाद से ही वो फरार है। ये बात सुनते ही सपना हैरान हो जाती है, पर साथ ही वो पुलिस वालों को उसे झूठ कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। इसके साथ ही वो तुरंत वापस जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अभी नहा रहा है। तो उससे कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, कि जिस पर उसका बॉयफ्रेंड बार बार कह रहा था, एक ही बात रिपीट कर बोले जा रहा था, मैं यहाँ हूँ, किसी को मत बताना प्लीज। सपना बोलती है कि ठीक है, तुम चिंता ना करो, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। इतना कहकर वो पैकिंग शुरू कर देती है। उसी वक्त सपना की माँ का फोन आता है, जो कि अपनी बेटी को बातों में समझ जाती है कि वो अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। सपना अपनी माँ से बात कर रही होती है, तभी दरवाजे पर कोई आता है, और सपना देखती है कि बाहर उसका बॉयफ्रेंड खड़ा है। अब वो बाहर खड़ा है तो अंदर कौन है, ये सोचकर सपना दरवाजा नहीं खोलती, तो उसका बॉयफ्रेंड बाहर से सपना को कॉल करता है, जिसे देखकर तो वो दरवाजा खोल देती है। फिर उसे बाथरूम के अंदर मौजूद शख्स के बारे में बताती है, जिसे जब वो देखने जाता है तभी अचानक से उसके हाव भाव बदल जाते हैं, और वह सपना से मुड़कर कहता है, बेबी मैंने बोला था ना किसी को मत बताना, यहाँ पर हूँ। फिर इसको इतना ही बोलते ही चारों तरफ खून ही खून हो जाता है, और ये सीन होता है कट। जिसके बाद सुबह वहां पुलिस को सपना की लाश मिलती है, जिसे हथौड़ी से मारा गया था। सपना की माँ पुलिस से बताती है कि जब उसकी सपना से बात हुई थी तो वे अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने सपना की जान ली हो, क्योंकि उसने तो अपनी बीवी और बच्चे को मारने के बाद उसने अपनी अपनी भी जान ले ली थी। यानी कि वो सपना से मिलने से पहले नहीं आ सका था, बल्कि उसकी तो मौत हो चुकी थी, यानी कि उसकी आत्मा ही उस सपना की जान ले सकती है। इस कहानी को सुनने के बाद अमृता को ये आत्मा वाली बात पर विश्वास नहीं होता, और वो कहती है जिन गोलियों की सपना लेती थी ना, तो उसके दिमाग पर काफी फर्क पड़ता होगा। जब उसे न्यूज में से पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने अपने परिवार को मार दिया, जिसके लिए कभी सपना ने उसे कहा था कि हालांकि अपने बॉयफ्रेंड की मौत के बारे में सपना को नहीं पता था, और इस गिल्ट के और बाकी सुलझने की वजह से उस सपना ने खुद के सर पर हथौड़ी मारकर अपनी जान ले ली होगी। फिर बताने के बाद अमृता वहां से चुपचाप से चली जाती है।
फिर ऐसे ही अगले दिन की बात होती है कि कहते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है, अगले इस बार भी उसे उस रूम नंबर 605 की कहानी बताना शुरू करता है कि 605 में जहाँ पर एक ब्रोकर अपने साथ एक पूरे परिवार को लेकर आया था, जिसमें एक पति, उसकी पत्नी राधा और उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़के का नाम चिंटू और लड़की का नाम दिव्या होता है। दिव्या मामा जो कि उसके पिता ने अपनी माँ के नाम पर रखा था, क्योंकि अब वो इस दुनिया में उसकी माँ नहीं थी। यहाँ राधा के साथ उसके ससुर भी आए होते हैं और राधा के पति नहीं थे, और अपनी बेटी का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा था। राधा के पति और ससुर असली देवा मामा की मौत हो तो भला नहीं पाए थे। वहीं राधा की बात करें तो राधा वही लेडी है जिसने हमने सपना के साथ फार्मेसी में काम करते हुए देखा था। उन्हें जो ब्रोकर लेकर आया था, वे अपना पैसा लेने के बाद राधा के पति से बताता है कि इस मेंशन के रूम नंबर 613 में मत जाइएगा, क्योंकि इसमें एक आदमी रहता है जो कि आत्माओं से बातें किया करता था, और एक दिन वह अचानक गायब हो गया। पर इस पर राधा का पति बोलता है कि मुझे सब पता है। ब्रोकर जाने के बाद सामने ही वह बूढ़ा आदमी आता है जिसे हमने चतुर्वेदी वाली कहानी में देखा था। वो कहता है कि मौत की एक सच्चाई है जिसे कोई झूठ नहीं झुठला नहीं सकता, लेकिन राधा का पति उसकी बातों को नजरअंदाज करके अंदर कमरे में चला जाता है। जब खाना वगैरह खाने के बाद वे अपनी बेटी के पूछने पर उसे अपनी माँ देवा की कहानी बताता है, जो कि सारे गाँव वालों के लिए भगवान की तरह थी, क्योंकि वो लोगों के अंदर की बुरी आत्माओं का इलाज करती थी, जिस कारण उसके पास बाहर से भी लोग आया करते थे। पर एक दिन देवा माँ मर गई और उन्होंने मरने से पहले अपने बेटे से कहा था, मैं वापस जरूर आऊंगी बेटा, फिर हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। इसके बाद अगली सुबह राधा फार्मेसी में काम करने चली जाती है, जहाँ हम सपना को देखते हैं। राधा सपना से कहती है कि तेरी मेरी सास की मौत के बाद मेरे पति को न जाने क्या हो गया था, उन्होंने काम धाम सब पता नहीं क्यों छोड़ दिया। फिर वह हर रोज अपनी मरी भी माँ को वापस पाने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, और इस कारण हमारे ऊपर काफी कर्जा भी हो चुका था, जिसे अगर मैंने नहीं चुकाया तो हमारे जाने हमारे साथ क्या क्या होगा। इधर राधा की गैर मौजूदगी में उसका पति और बाकी सभी लोग रूम नंबर 613 में जाते हैं, जहाँ राधा का पति एक रिचुअल करता है। उसकी माँ की आत्मा उसकी बेटी में आ जाती है, और फिर वह जब राधा घर पहुंचती है तो देवामा की आत्मा उसकी बेटी के जरिए राधा को उसके साथ चलने के लिए कहती है, जिसके लिए राधा मान जाती है। और फिर कुछ देर के बाद जब एक नौकरानी आकर देखती है तो उन सभी ने खुद को फांसी लगा ली थी, यानी कि सभी मारे गए थे। इस कहानी को सुनने के बाद गार्ड अमृता को एक डायरी देता है, जिसमें राधा के पति के द्वारा किए गए रिचुअल के बारे में हर चीज को लिखी होती है, जिसे देखकर अमृता कहती है, क्या बकवास है, उन सभी ने खुद की जान कर्ज की वजह से ले ली होगी। और राधा का पति हमेशा अपने बच्चों को अपनी माँ की कहानी सुनाया करता था, जिस कारण उन्होंने कोई भी विरोध नहीं किया था। इतना कहने के बाद अमृता गार्ड को उसकी आंखों पर लगाने के लिए एक दवा देकर चली जाती है, जिसके साथ ही कहानी अगले दिन सुबह पर जाती है, जहां अमृता की माँ को देखभाल कर रही होती है। नर्स के एक्सपीरियंस होते हैं और वह पूरी तरह से हट कर चुके होते हैं। हालांकि अमृता इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, वो इसी नर्स का अभ्याम भान कर दोबारा से गार्ड से अगली कहानी सुनने के लिए जाती है, जिसमें वो गार्ड 409 की कहानी बताता है। और इस रूम में हम राधिका नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक क्लासिकल डांसर है। डांस करते वक्त जब अपने रूम बाहर शीशे में देखती है तो उसकी सच्चाई अलग तरह से बर्ताव करने लग जाती है। वो राधिका को चोट पहुंचाने लग जाती है, जिसके साथ ही राधिका की आंख खुलती है, यानी कि उसका ये पूरा सपना था। और ये सपना राधिका को तब से आ रहे थे जब से वह प्रेग्नेंट हुई थी। साथ ही राधिका की बात करें तो हमने उसी पहली वाली कहानी में देखा था, जब वो चतुर्वेदी को शोर मचाने के लिए डांट रही थी, और फिर वो राधिका ने अपने प्रेग्नेंट में वाली बातें भी उसको बताने के लिए मना की थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से अपनी डांसिंग छोड़ दी थी, और उसे हर समय लगता था कि जैसे कोई उसकी फोटो खींच रहा है, जिसके बारे में वह अपने पति से बताती है। मगर वो राधिका की बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देता और उसके लिए एक पार्सल भी भेजता है, जिसमें एक डॉल मौजूद होता है। राधिका उस डॉल को बाकी डॉल के साथ रख देती है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि उसमें एक डॉल अपने आप ही हिल रही होती है, और जब राधिका डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है, जहाँ उसे फिर से ऐसा लगता है कि उसकी कोई फोटो खींच रहा है। राधिका डरा हुआ देखकर डॉक्टर राधिका से कहता है कि तुम्हें पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए, बाकी तुम्हारे पास्ट के बारे में बात करें तो आगे तुम्हें नहीं ऐसे सोचना नहीं चाहिए। बता तुम्हें किस बात का डर है, ये बताओ। डॉक्टर राधिका को एक और डिप्लोमी डॉक्टर है जो कि पास जाने के लिए कहती है कि ताकि उसे जो अनजान डर है वो दूर हो सके। राधिका से डॉक्टर उसके पास्ट के बारे में पूछता है, जिस पर राधिका कहती है कि मैं एक क्लासिकल डांसर थी और मेरा करियर बहुत ही अच्छा चल रहा था। जब एक दिन राधिका की जिंदगी में एक राजू नाम का लड़का आया जो कि फोटोग्राफर था, वह हमेशा राधिका की फोटोज लेता रहता था। राधिका बिना शादी के ही राजू के बच्चे की माँ बन जाती है, जिससे राजू बहुत ही खुश था और उसने राधिका को एक डॉल भी
लाकर दी थी जिसने हमें हिलते हुए देखा था। राजू उससे जल्द ही जल्द शादी करना चाहता था, मगर राधिका अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहती थी। उसने राजू को बिना बताए अपना ऑपरेशन भी करवा लिया था, और जो बात राजू को पता चली थी तो वो राधिका को छोड़कर चला गया था। उसने फिर शायद अपनी जान दे दी थी, क्योंकि वह चाहता था कि उसका बच्चा जन्म से लेकर राधिका से ऐसा नहीं होने दिया था। अब डॉक्टर राधिका को कुछ दवा देता है, जो कहता है कि अगला सेशन में हम कल करेंगे, ठीक है। राधिका जब घर जाती है तो देखती है कि उसे कोई और से लगातार फोटोज भेज रहा है, जिस पर नंबर पर जब वो कॉल करती है तो वो लगता ही नहीं है। इस बात से राधिका बुरी तरह से डर जाती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जिसके साथ हम यहाँ राधिका के सामने राजू और उसकी बच्चों की आत्माओं को देखते हैं, जो कि राधिका को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, और अगले ही पल हम राधिका को मरा हुआ देखते हैं पाते हैं, जिसके साथ ये कहानी होती है खत्म। इस कहानी को सुनकर भी अमृता को विश्वास नहीं होता, और वह कहती है कि राधिका जब दोबारा माँ बनी तो उसे अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ। इस टेंशन में, अकेलेपन की वजह से उसे राजू और अपनी बच्ची की आत्मा दिखाई दी होंगी, क्योंकि उसका पति काम के सिलसिले में बाहर रहता था। इस कारण वह डर से अब अकेली थी, और डर की वजह से उसका पैर सीढ़ियों से फिसला और बेचारी राधिका की मौत हो गई थी। अब अमृता शाम होने पर अपने घर वापस जा जाती है, और जहाँ उसका गार्ड उसे कुछ और बताता है कि वो सीसीटीवी के बारे में कुछ बता देता है, कि जिसके बाद वह जब अपने पिता के कमरे में जा रही थी तो वहाँ किसी के से सारा सामान अस्त व्यस्त करके दिख रखा हुआ था, और साथ ही अमृता को अपने बचपन की पुरानी डॉक्यूमेंट्स देखकर अपने पिता के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आ जाते हैं। और फिर वो अमृता से कहते हैं कि तुम्हें जब मेरी जरूरत थी हो तो मुझे पुकारना, और मैं वहीं पर हाजिर हो जाऊंगा। यहीं पर अमृता को कालिदास की एक डायरी मिलती है, जिसमें मेंशन 24 के बारे में लिखा हुआ था, और अगर असल में मेंशन के रूम नंबर 24 में कालिदास और जयप्रकाश एक्सबक्शन का काम करते थे। वहां पर कालिदास को एक बॉक्स मिला था, उसमें जिसे अभी उसने घर लाकर देखा तो उसमें एक पेपर मिला था, जिससे कि किसी प्राचीन भाषा में लिखा हुआ था। असल में आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को इस जगह पर किसी कीमती चीज के मिलने का अंदेशा था, और इस पेपर को अच्छे से स्टडी करने के बाद कालिदास मेंशन में कुछ चेक करने चाहता है, जिसके साथ ही कहानी आती है प्रेजेंट में। और अमृता ये सब जानने के बाद मेंशन के रूम नंबर 24 में जाती है, मगर मेंशन में जाने से पहले अमृता को वही बुरा आदमी दिखाई देता है, जो अमृता से कहता है कि तुम अपना हर कदम आराम से बहुत ही सोच समझ कर रखना। उसकी बातें सुनने के बाद अमृता अंदर जाती है, जहाँ हमें देखती है कि रूम नंबर 24 में ताला लगा हुआ है, जो कि उससे टूटता ही नहीं है। इसलिए वो असली कहानी सुनने के लिए गार्ड के पास चली जाती है, जो अमृता को रूम नंबर 307 की कहानी सुनाता है। ये कहानी लिली नाम की एक साइको किलर की थी। लिली असल में वही लड़का था जिसे अपने सपना की परफॉर्मेंस में देखा था, जब वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए यहाँ पर आया था। लिली असल में एक स्प्लटर आर्टिस्ट था, जो कि एक लड़की का सुंदर सा स्कल्पचर बनाता था और उसे चेज नाम देकर दीवार पर लगा देता था, जहाँ उसने हर इस तरह के कई सारे स्कल्पचर्स लगाए हुए थे। फिलहाल लिली असल में रोज अलग अलग धंधा करने वाली लड़कियों को अपने घर लाकर उन्हें मार कर उनके मांस को बेचा करता था, यहाँ तक कि वह उनके मांस को एक फ्रीजर में स्टोर में रखता था। इसके बाद वह हर सुल्तान नाम की लड़की को अपने घर पर लेकर आता है, जो कि जैज के स्कल्पचर को देखकर लिली को काफी तारीफ भी करती है कि काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद लिली सुल्ताना को बिना बताए अपनी बनाई एक डिश उसे खिलाता है, जो उसे इंसानी मीट को यूज करके बनाई होती है। वह एक ड्रिंक में बेहोशी की दवा डालकर सुल्ताना को पिलाने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं पीती और वो ड्रिंक उसके ऊपर ही गिर जाती है। फिर वो दोनों जब रोमांस कर रहे होते हैं, तभी सुल्ताना को जैज का भूत दिखाई देता है, जिस कारण वो काफी डर जाती है। और जब लिली उसको देखने के लिए जाती है तो वहां जैज का स्कल्पचर नहीं होता। अगले ही पल उसके सामने जैज की आत्मा आ जाती है, जो लिली को तुरंत मार भी देती है। जब ये लिली सुल्ताना से देखा था तो सुल्तान से देखकर इसलिए वो बेहोश हो जाती है, साथ ही उसका दिमागी संतुलन भी खराब हो चुका था, जिस कारण उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। कहानी खत्म होने के बाद इस कहानी के सबूत के तौर पर गार्ड अमृता को एक न्यूज़पेपर देता है, जिससे सुल्ताना की खबर छपी होती है। वो अमृता से कहता है कि शायद तो अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा, इसलिए कुछ चीजें पर कभी सवाल नहीं करना चाहिए। अमृता उसे कहती है कि मैं कल आपसे आकर मिलूंगी, और ये कहकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन में वो सुल्ताना के बारे में अच्छे से पता लगाने के बाद गार्ड से आकर मिलती है और उसे बताती है कि असल में कल आपने जो कहानी सुनाई थी वो सुल्ताना की नहीं बल्कि राजिया की थी, जो सुल्ताना की बहन थी, और वह सुल्ताना की तरह यही काम करती थी। उसके बाद वो कहते कि ठीक है, सुल्ताना की तरह ये नहीं रात लिली अपने साथ लेकर आया, सुल्ताना ने ये उस वक्त गाड़ी देखी थी। अब जब उसकी बहन वापस नहीं आई तो सुल्ताना ने अपनी बहन को बहुत ढूंढा, पर उसकी किसी ने कोई मदद नहीं की, और खैर आखिर में सुल्ताना को लिली के साथ उसके घर जाने का खतरा उठाना ही पड़ा। असल में जैज ही उसकी बहन राजिया भी थी, लिली ने मार दिया था, और उसी का मांस अनजाने में सुल्ताना को उसने खिला दिया था, क्योंकि सुल्ताना ने फ्रीजर रूम में अपनी बहन का कटा हुआ हाथ देख लिया था, जिसमें उसने सुल्ताना का नाम
टैटू खरीदवाया था और उस सुल्ताना लिली से लड़कर अपनी बहन को बदला ले सकती थी कि इसलिए उसने ये वह वाला भूत वाला ड्रामा किया था और मौका मिलते ही लिली की मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही बचने के लिए उसने पागलपन का ड्रामा भी किया जिससे वह कुछ दिन में ही वो बाहर भी आ जाएगी। और ये देखकर अमृता को सुल्ताना ने ही बताया था। इस कहानी की असलियत सुनकर गार्ड अमृता से इम्प्रेस हो जाता और ये वह जब उसे मेंशन में जाने से नहीं रोकता, फिर अमृता के मांगने पर उसे वह रूम नंबर 24 की चाबी दे देता है, जिससे अमृता तुरंत उस कमरे में जाती है। वहां उसको एक कब्र में किससे एक हाथ निकलते हुए देखता है। साथ ही वो पायल की आवाज भी आती है, लेकिन उससे अमृता डरती नहीं बल्कि उस कब्र को देख सिखा देती है। उसके नीचे एक बेसमेंट का रास्ता है जिसमें जाने पर अमृता को एक दीवार पर एक ढाल लगा होता है, यानी कि काला कलावा दिखता है, जिसे देखकर वह उस दीवार को थोड़ा सा दौड़ती है। उसे अंदर अमृता को अपने पिता कालिदास की लाश मिलती है, जिन्हें किसी ने मारकर दीवार में चुनवा दिया था। और इसी के साथ अमृता के सामने वही गार्ड आता है जिसका असली नाम है सीताराम। असल में वो आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का चीफ ऑफिसर था। वहां उसके साथ हम पुलिस ऑफिसर जिसके साथ अमृता गई थी और जयप्रकाश भी होता है। उन्होंने ही अमृता के मेंशन में जाने के बारे में सीताराम को बताया था और सीताराम ने सिर्फ उसे डराने के लिए ही अमृता को ये सारी कहानियां सुनाई थी। हालांकि अमृता को सीताराम के बारे में पहले से ही पता था, वह तो बस यहाँ पर अपने पिता का पता लगाने आई थी। असल में कालिदास, जयप्रकाश और सीताराम को यह पता था कि इस मेंशन के नीचे कोई खजाना दफन है, जिसका पता कालिदास ने लगा भी लिया था। जयप्रकाश और सीताराम जब सारा खजाना अपने पास ही रखना चाहता था। वैसे वह कालिदास को भी इसमें शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन कालिदास इसके बारे में सरकार को बताना चाहता था कि जो कि इस मेंशन के रूम 24 के 100 फीट के नीचे जब कालिदास की इस ईमानदारी के चलते सीताराम ने उसकी जान ले ली थी और इसे दीवार में चुनवा दिया था। इस मेंशन के ड्रामे होने की अफवाह पहले ही फैलाई हुई थी और सीताराम ने ये वही कालिदास के गद्दार होने की अफवाह भी पूरी जगह पे फैला दी थी। अब अमृता देखती है कि सीताराम के आदमियों ने पैरों में पायल पहन रखी है, यानी कि अब अमृता को डरा रहे थे। यहाँ तक कि उनकी नौकरानी ने भी जो देखा था वह सीताराम के आदमियों का ही काम था। उसके घर में भी वह लोग कालिदास के उस डायरी को ढूंढने आए थे। कालिदास के रूम में अमृता को मिली थी। सीसीटीवी में उन सभी को अमृता ने देख लिया था। अब वो लोग अमृता को बुरी तरह से मारते हैं, मगर अब कालिदास की आत्मा अमृता के सामने आ जाती है, जिसके साथ ही अब अमृता के जरिए वे सभी को मार डालते हैं। इसके बाद कालिदास की आत्मा अपनी पत्नी को ठीक करती है, जो कि अब इस चलने लग गई थी। फिर उन्हें मुक्ति मिल जाती है और साथ ही कालिदास की सच्चाई सबके सामने भी आ जाती है और सब लोगों के लिए गद्दार से अब उसके लिए हीरो बन गया था। इस कारण उसकी जगह अमृता को दी जाती है। साथ ही उसे अवार्ड भी दिया जाता है। अब इस मेंशन के खजाने के बारे में सभी को पता चल चुका था, तो फिर अमृता की ही सुपरविजन में इसके एग्जीबिशन का काम शुरू किया जाता है। जिस तरह उसको एक सिक्का मिलता है जिसमें नाक बने हुए थे। उसे दिखते हैं कि बाकी लोग अमृता से कहते हैं तुम इसे छोड़ दो, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है। एक अदृश्य शक्ति अमृता के अंदर घुस जाती है, जिसके साथ वह जमीन पर हम एक छोटा सा हॉल भी देखते हैं। दरअसल जैसे नागों का सिंबल हमने इस क्राइम में देखा था, और इससे साफ हो जाता है कि यहाँ तो कोई खजाना पक्का मौजूद है जिसकी रक्षा इस तरह के नाग कर रहे होते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि पुराने और काफी कीमती खजानों की रखवाली नाग करते हैं और उसे वही हासिल कर पाता है और जो इसे लायक हो जाता है। हालांकि दोस्तों इस पॉइंट पर ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी कि आगे क्या होगा ये अगले पार्ट में चलेगा पता, अगर जैसे ये सामने लेकर आएंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।